आज की क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स को। हम देखेंगे कि एनिमल क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किस बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं बेटा। जैसा कि चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बेटा? डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्स नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स डाइवर्स नेचर का मतलब क्या है? हम अपने सराउंडिंग देखते हैं कि हमारे आसपास इतने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। हमारे आसपास प्लांट्स प्रेजेंट है, हमारे आसपास एनिमल्स प्रेजेंट है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेलुलर है और बहुत ज्यादा लार्ज साइज के। कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट साइज के हैं जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोपी की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ इतने ज्यादा लार्ज साइज के बेटा जिनको हम डायरेक्टली विजिबल कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यही जो हमें अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी किसी में भी हो सकती है बेटा। लाइफ स्पैन भी डाइवर्सिटी का पार्ट हो सकता है। अगर हम देखें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे एनिमल्स है, सपोज बहुत सारे एनिमल्स जितने भी बेटा उनकी अलग अलग लाइफ स्पैन है। तो ये लाइफ स्पैन भी क्या है? अलग अलग है। तो ये भी डाइवर्सिटी है ना। लाइफ स्पैन में डाइवर्सिटी हो सकती है, कलर में डाइवर्सिटी हो सकती है, साइज में डाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है। न्यूट्रिशन मोड में डाइवर्सिटी हो सकती है, आप सेल की प्रेजेंस के बेसिस पे डाइवर्सिटी हो सकती है, ठीक है। हैबिटेट के बेसिस पे डाइवर्सिटी हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करके हम डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं हम, इंट्रोडक्शन पॉइंट लिख लेते हैं बेटा इसमें कुछ। देयर आर abundant of living organisms present on the earth, such as plants, animals, algae, fungus and bacteria। ठीक है बेटा। तो दे आर अबंडेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गीज, फंगस, बैक्टीरियाज। अब बेटा हम देखते हैं कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, एनिमल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, प्लांट्स भी लोअर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं। देखेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्लांट वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में एनिमल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ एनिमल्स लोअर एनिमल्स होते हैं, कुछ हायर एनिमल्स होते हैं। तो हम ये भी देखेंगे आगे कि लोअर एनिमल्स क्या होते हैं और हायर एनिमल्स क्या होते हैं जब हम एनिमल वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। एल्गीज जो होते हैं बेटा, इनमें प्लांट जैसे कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल प्लांट जैसे कैरेक्टर होते हैं। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट में सेल वॉल होती है, ऐसे ही ये एल्गीज भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। इन एल्गीज के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फंगस में भी सेल वॉल देखने को मिलती है, लेकिन फंगस में न्यूट्रिशन मोड अलग टाइप का होता है। तो ये भी क्या है? ये भी एक डाइवर्सिटी है कि इनमें न्यूट्रिशन मोड अलग अलग टाइप का है। बैक्टीरियाज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। बैक्टीरियाज में एक सेल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरियाज में भी कुछ बैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है और कुछ में सेल वॉल एब्सेंट भी होती है। तो बैक्टीरियाज भी अलग अलग टाइप के, बैक्टीरियाज में भी डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। प्लांट्स में भी डाइवर्सिटी, प्लांट भी अलग अलग टाइप के। एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी बेटा, एनिमल्स भी अलग अलग टाइप के। एल्गीज में भी डाइवर्सिटी है, फंगस में भी डाइवर्सिटी है, बैक्टीरियाज में भी डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी किसी भी
पैरामीटर से रिलेटेड हो सकती है बेटा, लाइफ स्पैन से रिलेटेड हो सकती है, कलर से रिलेटेड हो सकती है, सेल की प्रेजेंस के बेसिस पे हो सकती है, ठीक है, हैबिटेट के बेसिस पे हो सकती है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स है, ठीक है। तो यही जो डाइवर्स नेचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये जितने भी हमारे सराउंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसी डाइवर्स नेचर को हम बोलते हैं बेटा डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्स नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिखता हूं एक पॉइंट, दीज डाइवर्स नेचर ऑफ living organisms is called डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या है बेटा? यही जो हमने डाइवर्स नेचर देखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हमारे सराउंडिंग, हमारी अर्थ पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और उनके कैरेक्टर्स भी अलग अलग है, उनका न्यूट्रिशन मोड अलग है, उनका शेप, साइज और बॉडी की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो इसी डाइवर्स नेचर को, इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाइवर्स नेचर को हम बोलते हैं बेटा डाइवर्सिटी। नोट डाउन कर लीजिए, कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट है। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूं मैं। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। इसको भी रफ कर देता हूं मैं। Most of the living organisms are found in the tropical region of the world। ठीक है बेटा, तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है वो कहां मिलती है बेटा? तो ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है बेटा, कहां देखने को मिलती है? ट्रॉपिकल रीजन में। वर्ल्ड के जितने भी ट्रॉपिकल रीजन है बेटा, जहां पर बारिश खूब ज्यादा होती है, प्लांट्स बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वहां पर हमें बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो वेजिटेशन काफी ज्यादा होता है वहां पर। तो ये कहां पर होता है बेटा? ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो इसीलिए इनको बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी एरियाज। इसलिए इनके क्या बोलते हैं बेटा? इसलिए इनको बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी एरिया। क्या बोलते हैं? मेगा डाइवर्सिटी एरिया या मेगा डाइवर्सिटी रीजन, जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बैक्टीरियाज, बहुत सारा वेजिटेशन होता है वहां पर, क्योंकि बेटा ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है ना, बारिश बहुत ज्यादा होती है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है एक एटमॉस्फेयर इतना ऐसा होता है बेटा, जिसकी वजह से यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इजीली सरवाइव कर पाते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। तो इस एरिया को बोलते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन, और इस ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी एरिया। इसके बाद कुछ और पॉइंट लिखते हैं हम। तो ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी लिख सकते हैं बेटा, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन classification
and nomenclature of living organisms is called टैक्सोनॉमी। ठीक है बेटा, तो साइंस की एक ब्रांच है, या बोल सकते हैं हम बायोलॉजी की एक ब्रांच है बेटा, जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई करती है, उनको क्लासिफाई करती है और साथ ही साथ उनका नॉमेनक्लेचर करती है, उसको एक नेम प्रोवाइड करती है। तो इसी ब्रांच को बोलते हैं बेटा हम टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी कई बार क्वेश्चन आता है, टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? तो क्या इंक्लूड है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर सबसे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है तो सबसे पहले क्या किया जाएगा बेटा? उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके आउटर कैरेक्टरिस्टिक को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद में क्लासिफाई किया जाता है, उसके इंटरनल कैरेक्टर्स को देखा जाता है, उसके आउटर कैरेक्टर्स को देख के जिस ऑर्गेनिज्म के सिमिलर उसके कैरेक्टर दिखते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं उस ग्रुप के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ में और क्या करते हैं बेटा? तो उसको एक नेम प्रोवाइड करते हैं ताकि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे डिफरेंशिएट किया जा सके। उस जो न्यूली डिस्कवर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बाकी से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा? जैसे हमारे नाम होते हैं, तो हमारे नाम क्यों होते हैं? ताकि हमें दूसरों से डिफरेंशिएट किया जा सके। ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी एक नेम प्रोवाइड करते हैं। तो इसी ये जो बेटा ब्रांच है इसका नाम है टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है और नेमिंग की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो कई बार पूछ लेता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं बेटा? बोलते हैं कैरोलस लिनियस। क्या नाम बेटा? कैरोलस लिनियस। तो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस टैक्सोनॉमी में पार्टिसिपेट किया। देखेंगे आगे हम कैसे इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था। देखेंगे हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहां पे हम अभी इसके बाद वाला पार्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, फिर इसके बाद में फोर किंगडम, फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम है ना। तो हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है ये कैरोलस लिनियस, क्योंकि टैक्सोनॉमी में इनका पार्टिसिपेशन रहा बेटा, इनका रोल रहा, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सबसे पहले यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें दो किंगडम के अंदर डिवाइड किया था। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। इसके बाद देखेंगे बेटा हम इस तरीके से आप एक चार्ट बना लेना, जहां पे लिखेंगे बेटा हम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, यहां लिखेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहां पे लिखेंगे बेटा पर, और यहां पे क्या लिखेंगे हम?
ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट और यहाँ पे लिख देंगे किंगडम। तो इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है। सबसे पहले देखेंगे हम एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बना था सबसे पहले, इसको बोलते हैं बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो अभी हम डिस्कस किया, लिनियस। किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। और कौन से दो किंगडम थे? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पे, तो सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो टू किंगडम कौन कौन से थे? फर्स्ट किंगडम था, यहां पर जितने भी एनिमल्स थे उनको रखा था, उनके लिए किंगडम बनाया था बेटा एनिमेलिया। और जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी वेजिटेबल्स थी, उन्हें रखा था प्लांटी के अंदर। किनमें? प्लांटी किंगडम के अंदर। दो किंगडम यहां पे देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट किंगडम है एनिमेलिया और सेकंड किंगडम है प्लांटी। इसके बाद में बेटा हम डिस्कस करें ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करें सेकंड नंबर का है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने सबसे पहले दिया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट थे हैकल। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम बेटा हैकल। तो अब यहाँ पे दो किंगडम थे, यहाँ पर कितने किंगडम होंगे? तीन किंगडम। कौन कौन से? फर्स्ट किंगडम हमने देख ही लिया, कौन सा था? एनिमेलिया। ठीक है, सेकंड किंगडम यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लांटी। और जो तीसरा किंगडम है उसका नाम है प्रोटिस्टा। कौन सा? प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें दो किंगडम के अंदर डिवाइड किया। किस साइंटिस्ट ने डिवाइड किया? तो लिनियस ने डिवाइड किया। कौन कौन से किंगडम थे? तो जितने भी एनिमल्स थे उन्हें रखा था एनिमेलिया किंगडम के अंदर, और जितने भी प्लांट्स थे उन्हें रखा था प्लांटी किंगडम के अंदर। यहां तक हमें बात समझ में आ गई। इसके बाद में इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर और ज्यादा मॉडिफिकेशन हुआ। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है हैकल। क्या नाम है? हैकल। इन साइंटिस्ट ने एक और किंगडम यहां पर तैयार किया। तो कितने किंगडम हो गए? थ्री किंगडम। तो इसीलिए इसको बोलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तीन किंगडम कौन कौन से थे? तो एनिमल्स, प्लांट्स और प्रोटिस्टा। अब क्यों मॉडिफाई किया गया ये भी हमें पता होना चाहिए। तो लिनियस ने क्या किया? लिनियस ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी एनिमल्स थे, है ना, एनिमल्स कैसे पता चला उन्होंने एक कैरेक्टर देखा, बस प्लांट्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया? जितने भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें सेल वॉल नहीं थी उन्हें उठा के रख दिया एनिमल्स में, और जिनके ऊपर भी सेल वॉल प्रेजेंट थी जैसे फंगस, बहुत सारे सेल वॉल वाले बैक्टीरियाज, है ना, और भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे सबको उठा के रख दिया इस प्लांटी में। जितने प्रोटोजोन्स थे उनको भी उठा के रख दिया इस एनिमल वाले में, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती प्रोटोजोन्स में। ऐसे ही यहाँ पर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर अब क्या रखा गया? इन एनिमल और प्लांट किंगडम में से बैक्टीरियाज को निकाल लिया, एल्गीज को निकाल लिया, फंगस को निकाल लिया और इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रख दिया। प्रोटोजोन्स थे जितने भी वो भी इसी किंगडम के अंदर थे। तो अब क्या करा कि इन एनिमल और प्लांट वाले किंगडम में से जितने भी फंगस थे उनको निकाल के इस प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, जितने प्रोटोजोन्स थे उसको निकाल के भी इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रख दिया। ठीक है, जितने बैक्टीरियाज थे उनको भी निकाल के इन प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रख दिया। तो तीसरा किंगडम बना ये प्रोटिस्टा। इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं बेटा थर्ड नंबर का, ये है फोर किंगडम।
4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद में क्या आया, एक और किंगडम आएगा बेटा यहां पर, लेकिन किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो नाम है कॉपलैंड। क्या नाम है, कॉपलैंड। यहां पर भी देखा वैसे ही एनिमल किंगडम था बेटा पहले से, प्लांटी किंगडम था पहले से, प्रोटिस्टा किंगडम था पहले से। जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ यहां पर, इसका नाम है मोनेरा। जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पर, उसका नाम है मोनेरा। फिर क्या किया, इस प्रोटिस्टा वाले किंगडम के अंदर हमने सारे रख दिए थे, बैक्टीरियाज भी इसके अंदर डाल दिए थे, प्रोटोजोन्स भी इसके अंदर डाल दिए थे, फंगस भी इसके अंदर डाल दिए थे। तो क्या किया, कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया बेटा, इसको और ज्यादा मॉडिफाई किया 3 किंगडम को, और इन्होंने क्या किया, एक किंगडम और इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका नाम है मोनेरा। अब इस मोनेरा के अंदर बैक्टीरियाज को रखा गया, प्रोटिस्टा किंगडम से बैक्टीरियाज को निकाला, और जितने भी सेल वॉल वाले बैक्टीरियाज या फिर जितने भी विदाउट सेल वॉल वाले बैक्टीरियाज थे, उनको उठा के इस मोनेरा किंगडम के अंदर अरेंज किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले 2 किंगडम बना, और इसीलिए किस साइंटिस्ट ने बनाया, लिनियस ने, इसलिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्योंकि इनका टेक्सोनॉमी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा बेटा, इनका रोल रहा है स्टार्टिंग में। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, हैकल ने दिया, और हैकल ने जो नया किंगडम इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम है प्रोटिस्टा। कई बार यही पूछ लेता है डायरेक्ट आपसे कि हैकल ने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया था, तो प्रोटिस्टा। 4 किंगडम में कॉपलैंड ने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया था, तो मोनेरा। ठीक है, और 2 किंगडम तो पहले से थे जो कि लिनियस ने दिए थे। तो इस तरीके से ये तो हो गए 4 किंगडम तक। आगे हम 5 किंगडम और 6 किंगडम को भी डिस्कस करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये है क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पर लिखे हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन कौन से, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, ऐसे ही 5 किंगडम और 6 किंगडम को भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम है और कौन कौन से किंगडम इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, है ना, इंक्लूड किए यहाँ पर, तो उसी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, 2 किंगडम समझ में आ गया। लिनियस ने दिया एनिमल और प्लांट्स, जितने भी सेल वॉल वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें रखा प्लांट्स में, प्लांटी किंगडम के अंदर, और जितने भी सेल वॉल जिनके अंदर एब्सेंट थी उन्हें रखा एनिमल किंगडम के अंदर या फिर एनिमेलिया किंगडम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हैकल ने। यहाँ पर जो न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस किया गया उसका नाम है प्रोटिस्टा, और इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर इन एनिमल और बैक्टीरियाज, इन एनिमल और प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज थे, जितने भी फंगस थे, जितने भी प्रोटोजोन्स थे, उनको निकाल के इनमें से और इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रख दिया। फिर उसके बाद में एक नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने और मॉडिफिकेशन किया इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में। इन्होंने एक और किंगडम इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर जिसका नाम है मोनेरा। मोनेरा किंगडम के अंदर इन प्रोटिस्टा से जितने बैक्टीरिया थे निकाल के इन मोनेरा किंगडम के अंदर डाल दिए। इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा हम कौन सा, ये 4 तक डिस्कस कर लिया। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को। रफ कर रहा हूं बेटा इसको। ठीक है, इसके बाद में है 4 किंगडम तक डिस्कस कर लिया बेटा। इसके बाद में जो है 5 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन
ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया था बेटा विटेकर ने। किसने दिया था? विटेकर ने। इन्होंने 5 किंगडम बनाए थे। फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा, पहले से थे दोनों। थर्ड किंगडम इन्होंने और इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है फंजाई। फोर्थ किंगडम पहले से था बेटा प्लांटी। और जो फिफ्थ किंगडम है ये भी पहले से बना रखा था लिनियस ने, एनिमेलिया। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा किंगडम यहां पर इंट्रोड्यूस किया? फंगस। कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया बेटा? फंगस। क्योंकि इससे पहले फंगस किस किंगडम के अंदर रखे हुए थे? इस प्रोटिस्टा वाले के अंदर रखे हुए थे। बस बैक्टीरियाज को निकाल के यहां से और मोनेरा में डाल दिया था। बच्चे कौन से रखे थे बेटा यहाँ पे? फंगस। तो फंगस को निकाल के इनका अलग किंगडम बना दिया, है ना। तो फंजाई किंगडम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन विटेकर ने। इसके बाद में दिया गया एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसे बोलते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये दिया था बेटा कार्ल वूज ने। ये जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है किसने दिया था? कार्ल वूज ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस मोनेरा किंगडम को भी 2 किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया। इसने ये मोनेरा किंगडम जो है इसमें से बैक्टीरियाज को 2 अलग अलग किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया। यहाँ पे जो फर्स्ट किंगडम बना बेटा उसका नाम है आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंड किंगडम है यू बैक्टीरिया। थर्ड किंगडम कौन सा बेटा? प्रोटिस्टा। इसके बाद में फोर्थ किंगडम कौन सा है? फंजाई। फिफ्थ किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया। या पहले प्लांट लिख लो, उसके बाद में एनिमेलिया लिख लेना। ठीक है, प्लांटी। और उसके बाद में जो 6 किंगडम है उसका नाम है एनिमेलिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइंटिस्ट थे कार्ल वूज जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम अलग अलग टाइप के हैं। सबसे पहले आए कार्ल जो बेटा कैरोलस लिनियस थे। सबसे पहले इन्होंने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने जितने भी एनिमल्स थे और प्लांट्स थे उन्हें एनिमल को रखा बेटा एनिमेलिया किंगडम के अंदर और प्लांट्स को रखा प्लांटी किंगडम के अंदर। इसके बाद में आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और इसे दिया था हैकल ने। ठीक है, हैकल ने एक और किंगडम इंट्रोड्यूस किया, कौन सा? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरियाज को रखा गया, प्रोटोजोन्स को रखा गया और फंगस को रखा गया, क्योंकि तब तक इनके लिए अलग अलग किंगडम इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। इसके बाद में आया 4 किंगडम। तो 4 किंगडम दिया बेटा कॉपलैंड ने, और कॉपलैंड ने एक नया किंगडम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, मोनेरा। तो प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरियाज को रखा गया था, बैक्टीरिया से निकाल के उन बैक्टीरियाज को किस में रख दिया? अब मोनेरा किंगडम के अंदर। तो बैक्टीरिया का किंगडम कौन सा बन गया? ये मोनेरा। ठीक है, इसके बाद में आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सिस्टम, मोस्ट पॉपुलर जो सिस्टम है, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसे बोलते हैं बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कौन सा है? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और किसने दिया था? तो विटेकर ने दिया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फंगस के लिए भी एक नया किंगडम यहाँ पर रख दिया। इससे पहले फंगस किसमें थे बेटा? इस प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। इसके बाद आए कार्ल वूज। कार्ल वूज ने भी देखा कि बैक्टीरियाज अलग अलग टाइप के, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर लेते हैं अपने आप। ठीक है, और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं बेटा जो कि जिनमें कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिल रहे हैं जो कि ट्रू बैक्टीरिया है। तो कुछ एंशिएंट बैक्टीरियाज थे, कुछ ट्रू बैक्टीरियाज थे, तो इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इसके बाद में प्रोटिस्टा एक अलग किंगडम है जिसके अंदर आते हैं प्रोटोजोन्स, फंगस जितने भी ये वो आते हैं फंजाई किंगडम के अंदर, जितने भी मशरूम है, मोल्ड है, रस्ट है, स्मट है, ये सब आते हैं फंजाई के अंदर। प्लांटिंग किंगडम के अंदर आते हैं बेटा मल्टी सेलुलर एल्गीज और जितने भी प्लांट सेल्स हैं या प्लांट्स हैं। एनिमेलिया के अंदर आते हैं बेटा एनिमल्स। तो यहां तक था हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि दिया था कार्ल वूज ने। नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, उसको रफ कर दूं मैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम हिरार्की। नेक्स्ट टॉपिक है हिरार्की। हिरार्की मतलब क्या होता है बेटा? हिरार्की मतलब होता है रैंक सिस्टम। हिरार्की का मतलब क्या है? हिरार्की मतलब होता है रैंक सिस्टम। क्या होता है? हिरार्की मतलब होता है बेटा रैंक सिस्टम। यहां पर हमें रैंक्स देखने को मिलती है और हर एक रैंक को बोलते हैं बेटा हम टैक्सॉन। क्या बोलते हैं? हर एक रैंक को बेटा हम बोलते हैं, हर जितनी भी रैंक देखने को मिलती है उन्हें बोलते हैं हम टैक्सॉन। जितनी भी रैंक हमें इन हिरार्की में देखने को मिलेगी, अभी हम डिस्कस करेंगे, उन्हें बोलते हैं, हर एक रैंक को बोलते हैं बेटा हम टैक्सॉन। तो क्या रैंक होती है? सबसे पहले किंगडम, इसके बाद फाइलम, इसके बाद क्लास, ठीक है, इसके बाद ऑर्डर, ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इसके बाद जीनस, और सबसे लास्ट में आता है बेटा तो स्पीशीज। तो अगर हम देखें कि सबसे लोएस्ट रैंक कौन सी है इस हिरार्की की, तो ये जो स्पीशीज है ये सबसे लोएस्ट टैक्सॉन है, या फिर ये सबसे लोएस्ट रैंक है इस हिरार्की की। सबसे हम हाईएस्ट रैंक की बात करें तो किंगडम जो है सबसे हाईएस्ट रैंक है, ठीक है। जो सबसे बड़ी रैंक है इसके अंदर वो क्या है? किंगडम। और सबसे छोटी रैंक क्या है? तो स्पीशीज। अब ये हिरार्की क्या है बेटा? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए उन्हें इस कैटेगरी में अरेंज किया जाता है। तो ये सारी बेटा कैटेगरीज हैं, ठीक है। जैसे हमारा नेम होता है, हमारा सरनेम होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस कैटेगरी में अरेंज किया जाता है ना। तो किंगडम, जैसे प्लांट किंगडम होता है, एनिमल किंगडम होता है बेटा, उनमें बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, फाइलम्स के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, क्लासेस के अंदर बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज के अंदर अलग अलग जीनस होते हैं बेटा, और जीनस के अंदर अलग अलग टाइप की स्पीशीज होती है, ठीक है। जीनस के अंदर अलग अलग टाइप की स्पीशीज होती है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, उसको इसी कैटेगरी में, इसी रैंक के अंदर अरेंज किया जाता है। और इन रैंक को हम बोलते हैं बेटा टैक्सॉन। जो हर एक रैंक है, जैसे किंगडम एक अलग रैंक है, फाइलम एक अलग रैंक है, क्लास एक अलग रैंक है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये सारी अलग अलग रैंक से इस हिरार्की की। और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इसे याद करते हैं तो इसी सीक्वेंस में हमेशा इसको याद किया जाता है। यहां से बेटा क्वेश्चन फॉर्म होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इस तरीके से क्वेश्चन बनता है बेटा कि ये इस हिरार्की की सीक्वेंस क्या है। तो यही सीक्वेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज, ठीक है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हो KPC ऑफ GS। तो आपको इस तरीके से अगर आप लिख लोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इस तरीके से लिख लोगे तो आपको याद रहेगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, KPC ऑफ GS, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, KPC ऑफ GS, क्लियर। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कभी कभी आपको ये किंगडम नहीं देता है या फिर ये लास्ट में स्पीशीज नहीं देता है, बीच की 3 रैंक दे देगा और पूछ लेगा सीक्वेंस, ठीक है। या तो आपको फैमिली आगे पहले दे देगा, उसके बाद में ऑर्डर, फिर क्लास दे देगा, या फिर पहले ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर क्लास दे देगा, या फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली दे देगा। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा सीक्वेंस देगा आपको, स्टार्टिंग में किंगडम देगा, एंड में आपको स्पीशीज देगा, जरूरी नहीं है। आपको बीच में से भी उठा के दे सकता है, 4 रैंक आपको उठा के दे देगा और पूछ लेगा सीक्वेंस क्या है इसका, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। या फिर आपसे पूछ लिया कि इन सीक्वेंस में से इनकरेक्ट सीक्वेंस कौन सा है,
तो आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस। यही सीक्वेंस में हमेशा इन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, इन्हीं कैटेगरी में रखा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको मैं। इसके बाद देखेंगे बेटा हम कि कैसे जितने भी 5 किंगडम है इन्हें अलग अलग किया गया है। तो हम देख लेते हैं एक बार कि 5 किंगडम कैसे तैयार हुआ है। ठीक है, 5 किंगडम कैसे तैयार हुआ है। तो सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। हमने सेल चैप्टर पढ़ लिया बेटा। अब हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होते हैं और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होते हैं, हमें पता है ये। प्रोकैरियोटिक हमेशा कैसे होते हैं बेटा, हमेशा ये होते हैं यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, कैसे होते हैं हमेशा यूनिसेलुलर। लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये दोनों तरह के हो सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं बेटा या फिर ये हो सकते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, पूरा लिख लेना आप, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, अब यहां पर जो फर्स्ट किंगडम देखा गया यूनिसेलुलर में उसका नाम है मोनेरा। यहां पर जो फर्स्ट किंगडम देखा गया इस यूनिसेलुलर में उसका नाम है मोनेरा। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमेशा यूनिसेलुलर ही होते हैं, कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं हो सकते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं बेटा, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है तो हमने सेल चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया है ना, अच्छे से समझ लिया है हमने जितने भी डिफरेंस होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार सेल चैप्टर के लेक्चर आप दोबारा से देख सकते हैं। इसके बाद में जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं है ना, उनमें सेकंड किंगडम को बनाया गया यहां पर जिसका नाम है प्रोटिस्टा। ठीक है, उस किंगडम का नाम क्या है, प्रोटिस्टा। फिर देखा गया सेल वॉल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। ठीक है, सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, जिनके अंदर अलग कलर से लिख देता हूं बेटा। एक तो ऐसे थे बेटा जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, है ना, इस तरीके से लिख रहा हूं, प्रेजेंट थी। और एक ऐसे थे जिनके अंदर सेल वॉल यहां पर एब्सेंट थी। ठीक है, सेल वॉल किन में प्रेजेंट थी, तो सेल वॉल प्रेजेंट थी बेटा 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना। सेल वॉल यहां पे 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट थी। तो यहां पर हमें 2 किंगडम देखने को मिले, कौन कौन से। थर्ड किंगडम था बेटा फंजाई, फोर्थ किंगडम था प्लांटी, और यहां पर जो जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है वहां पर एक हमें 5th किंगडम देखने को मिला, एनिमेलिया। ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है बिल्कुल। तो इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार हुआ।
जो RH विटेकर थे उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन बेसिस तैयार की। उन्होंने देखा कि इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है सेल का, है ना, वेल डेवलप्ड सेल है या प्रिमिटिव टाइप की सेल है। तो जितने भी प्रिमिटिव टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें रखा प्रोकैरियोटिक में, जितने भी वेल डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें रखा यूकैरियोटिक में। जितने भी प्रोकैरियोटिक है वो हमेशा होते हैं यूनिसेलुलर। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेसिस यही था कि नंबर ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोटिक में हमेशा एक ही सेल प्रेजेंट होती है। यहां पर जो फर्स्ट किंगडम रखा गया इस कैटेगरी में प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर में, उसका नाम है मोनेरा, जो कि बैक्टीरियाज का किंगडम है। इसमें दोनों तरह के बैक्टीरियाज है, ठीक है। हम 5 किंगडम को ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसीलिए हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। यूकैरियोटिक में 2 तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है, सेल के नंबर के प्रेजेंस के बेसिस पे बेटा। तो यूनिसेलुलर जिनमें एक सेल प्रेजेंट है और मल्टीसेलुलर जिनमें बहुत सारी सेल प्रेजेंट है। तो इसमें रखा गया यूनिसेलुलर कैटेगरी में सेकंड किंगडम जिसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आते हैं प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे एग्जांपल आते हैं। और साथ ही साथ में यूनिसेलुलर एल्गीज को भी इस कैटेगरी में रखा गया। इसके बाद में आता है बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 तरह के हैं, सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। सेल वॉल जिनमें प्रेजेंस है ना, सेल वॉल की प्रेजेंस जिनके अंदर है वो है फंजाई और प्लांटी, और जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है वो है बेटा एनिमेलिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक चार्ट बनाएंगे बेटा, जिसके अंदर हम इन सारे जितने भी किंगडम्स है उनके कुछ कैरेक्टर्स को नोट डाउन करेंगे, कुछ कैरेक्टर्स को लिखेंगे, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।